दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर। स्वागत करता हूं आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एलबीएस लाइसेंस के बारे में। मैं बहुत पहले एलबीएस के ऊपर एक वीडियो दिया था, फिर भी मैक्सिमम फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनका मन में डाउट होता है ये लाइसेंस क्या है, हम लोग एलिजिबल है क्या नहीं है, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो इसके विषय में काफी सारा मुझे मैसेजेस एंड कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा कि एलबीएस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं, जिसको वॉच करके आप जान सकते हैं एलबीएस लाइसेंस आखिर है क्या, और इसको यूज करके आप किस तरह से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए क्या नहीं चाहिए, फ्रेशर यहाँ पर अप्लाई कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तो आपका मन में जो भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलबीएस होता क्या है। देखिए एलबीएस का फुल फॉर्म होता है लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर। ठीक है, एक लाइसेंस होता है जिसको यूज करके आप बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं, चाहे आप डिप्लोमा कर चुके हैं, चाहे बीटेक कर चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप आर्किटेक्ट है तब भी आप इसके में अप्लाई कर सकते हैं। आप जियोटेक इंजीनियर है तो भी आप इसमें अप्लाई करके एलबीएस लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्लास होता है, एलबीएस क्लास 1, एलबीएस क्लास 2। तो एलबीएस क्लास 1, एलबीएस क्लास 2 क्या है, और अगर आपको इसमें से कोई भी एक लाइसेंस मिलता है तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। और उससे पहले मैं बात करता हूँ कहाँ आप काम कर सकते हैं। आपका जो नगर पालिका है और या फिर म्यूनिसिपैलिटी है, आप वहां पर काम कर सकते हैं। नगर निगम में भी इस लाइसेंस के थ्रू आप काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेट वाइज थोड़ा बहुत रूल्स का डिफरेंस होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ का जो रूल है महाराष्ट्र का रूल के साथ लगभग मैच होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस लाइसेंस को लेके काम कर सकते हैं। और इस लाइसेंस आपको बिजनेस करने में हेल्प कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली आपको एक बिजनेस करने में हेल्प कर सकते हैं। आप लगभग 0 इन्वेस्टमेंट में इस लाइसेंस को पाके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप इतना मान सकते हैं, अगर आप एक इंजीनियरिंग कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। आप अपना म्यूनिसिपैलिटी में, नगर पालिका में रह के आप अपना एरिया में ही काम कर सकते हैं, जो बहुत ही एक अच्छी बात होता है। ठीक है, और एक क्वेरी जो बहुत आता है वो है फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, फ्रेशर इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। आपको इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप में से बोलेंगे जो फ्रेशर है, सर तो मेरा पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं किस तरह से इसको करूं। तो उसका भी प्रो टिप्स मैं आपको दूंगा इस वीडियो का एंड में। आप फ्रेशर होकर भी काम कर सकते हैं, किस तरह से आप वीडियो को वॉच करते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलबीएस क्लास 1 एंड एलबीएस क्लास 2 ये क्या होता है, और कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसमें एलिजिबल नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपका बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, उसका हाइट अप टू 10 मीटर्स तक है, चाहे उसका फाउंडेशन डीप फाउंडेशन हो या फिर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हो, लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर क्लास 2 इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन है लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर 2। आप बोलेंगे मेरे पास 1 है, मैं इसके लिए एलिजिबल है क्या नहीं हूँ। देखिए दोस्तों, क्लास 2 मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपके पास 1 है, क्लास 1 का लाइसेंस है, तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रॉम अबव 10 मीटर टू 15.5 मीटर। अगर आपका बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट आप लिए हैं वो अगर 10 मीटर से 15.5 मीटर तक है, मतलब कि 2 मंजिला तक बिल्डिंग क्लास 2 आराम से कर सकता है। ठीक है, अगर 2 मंजिला से ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब कि 10 मीटर टू 15.5 मीटर, चाहे वो डीप फाउंडेशन हो चाहे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर हो, ठीक है, उसमें अगर इंक्लूडिंग हो, तो उसमें लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर क्लास 1 और जियोटेक इंजीनियर क्लास 2 ये दोनों एलिजिबल है। ठीक है, आप अगर जियोटेक इंजीनियर है
तो आप ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसमें जियोटेक इंजीनियर को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अप टू 15.5 मीटर अगर बिल्डिंग होता है उसके लिए जो फाउंडेशन होता है डीप फाउंडेशन भी हो सकता है या फिर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्लास 2, आर्किटेक्ट, जियोटेक इंजीनियर क्लास 2, ये तीनों एलिजिबल है। ठीक है, और अगर आपका बिल्डिंग अबव 15.5 मीटर और अप टू 20 मीटर इतना तक है, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्लास 2, आर्किटेक्ट, जियोटेक इंजीनियर क्लास 2 ये तीनों एलिजिबल है। ठीक है, इसमें लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर क्लास 2 में आता है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास 2 का लाइसेंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास 2 है, इनिशियल लेवल पे आपको 2 ही दिया जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आप 2 मंजिला तक बिल्डिंग आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबव 20 मीटर अप टू 25.5 मीटर, इतना दूर तक अगर होगा बिल्डिंग का हाइट तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्लास 2 कर सकता है, आर्किटेक्ट कर सकता है, जियोटेक इंजीनियर क्लास 1 कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी नंबर 5। और लास्ट अबव 25.5 मीटर, इसके ऊपर अगर बिल्डिंग आ जा रहा है तो मतलब बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग है, उसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्लास 1 चाहिए, नहीं तो आर्किटेक्ट चाहिए, नहीं तो जियोटेक इंजीनियर क्लास 1 एंड स्ट्रक्चरल रिव्यूअर भी चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का बिल्डिंग आपके पास प्रोजेक्ट आ रहा है तो ये जो कैटेगरी में बताया इस तरह का कोई ना कोई इंजीनियर को, लाइसेंस वाला इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट या फिर जियोटेक इंजीनियर को आपको हायर करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों बेसिक क्राइटेरिया। अब बात करते हैं जो मैं बताया लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर क्लास 2, क्लास 1, तो इसके लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। इस लाइसेंस को आप लेना चाहते हैं तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे सिविल में हो चाहे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में हो, ये दोनों में से कोई भी एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको पास करना होगा और एक्सपीरियंस कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 इयर्स के नीचे अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एलबीएस लाइसेंस पाने का मिनिमम क्राइटेरिया है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्लोमा इंजीनियर। डिप्लोमा इंजीनियर भी इसके लिए एलिजिबल है अगर क्लास 2 का लाइसेंस आप पाना चाहते हैं तो क्या है, डिप्लोमा अगर आप कर चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट में, ठीक है, आर्किटेक्ट में डिप्लोमा भी आप कर चुकी है, फिर भी आप क्लास 2 के लिए एलिजिबल है। एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस आपको रहना होगा। क्या क्या सेक्टर में आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए वो भी समझ लीजिए। प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग वर्क्स। उसके बाद बात करते हैं लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर क्लास 1। इस लाइसेंस को अगर आप पाना चाहते हैं तो देखिए आपके पास अगर बीटेक है, सिविल में है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और किस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए, प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग वर्क्स इंक्लूडिंग सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क्स। ठीक है, तो इसके लिए इस सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल है। आप डिप्लोमा है फिर भी आप क्लास 1 को पा सकते हैं, मतलब इस लाइसेंस को पा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस वैरी करेगा। क्या वैरी करेगा सुन लीजिए। डिप्लोमा किए हैं आप सिविल इंजीनियरिंग में तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व नहीं किया गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वालों को ही क्लास 1 दिया जा रहा है। अदर्स किसी भी सेक्टर में आप डिप्लोमा किए हैं आप इसमें एलिजिबल नहीं है क्लास 1 के लिए। ठीक है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस रहना होगा, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना होगा प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्डिंग वर्क्स में इंक्लूडिंग सैनिटरी एंड प्लम्बिंग वर्क्स। इसमें आपको एक्सपीरियंस रहना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्लास 2। इसके लिए क्या है, बीटेक अगर आप ग्रेजुएट किए हैं इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, और आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस रहना होगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को आपको करना ही होगा। उसके बाद 3 इयर्स आपको एक्सपीरियंस रहना होगा स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सेक्टर में। ठीक है,
उसके बाद अगर आप बैचलर है मतलब कि बीटेक किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, तो आप 5 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस रहना होगा। कहां पर? स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सेक्टर में, ठीक है। तो आप क्लास 2 के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्लास 1, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा और आपको एक्सपीरियंस चाहिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 इयर्स, और स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में आपका एक्सपीरियंस रहना होगा, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट किए मतलब आप सिविल बीटेक किए हैं या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में किए हैं 10 इयर्स, कोई डिजाइनिंग स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सेक्टर में आप 10 इयर्स में काम किए हैं, कई कंपनी में जॉब की है, तो आप क्लास 1 के लिए डायरेक्ट एलिजिबल है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बीटेक वाला कितना दूर जा सकता है। आप सोचते हैं मेमटेक ही सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीटेक होकर भी आप बहुत अच्छा कैटेगरी का लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अभी देखिए जियो टेक्निकल इंजीनियर क्लास 2, कोई अगर जियोटेक इंजीनियरिंग किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो वो क्या कर सकता है? जियोटेक इंजीनियर अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हैं, ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है, और उनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो जियोटेक्निकल इंजीनियर क्लास 2 का रजिस्ट्रेशन पा सकता है। और कहां पर एक्सपीरियंस रहना होगा? फाउंडेशन वर्क में, सॉइल एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज में आपको रहना होगा, ठीक है। और बैचलर डिग्री, देखिए यहाँ पर जियोटेक इंजीनियर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री अगर सिविल या फिर कंस्ट्रक्शन में है, तो देखिए कितना अच्छी बात है। अगर बीटेक है आप, तो भी आप जियोटेक इंजीनियर क्लास 2 में आप एलिजिबल है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस रहना होगा एटलीस्ट 7 इयर्स, 7 साल आपको एक्सपीरियंस करना होगा। कहां पर? सॉइल एक्सप्लोरेशन, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एंड रिकमेंडेशन ऑफ टाइप ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, ये सब में, मतलब कि सॉइल वाला कोई कंपनी में आप काम किए हैं इस तरह का, तो आप उस एक्सपीरियंस को शो कर सकता है, तो आप जियोटेक इंजीनियर क्लास 2 का लाइसेंस ले सकते हैं। अभी देखिए जियोटेक इंजीनियर क्लास 1, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। कहां पर चाहिए? सॉइल एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन, इस सब सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए क्लास 1 एक बीटेक भी ले सकते हैं, कितना अच्छी बात है। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, अब बीटेक हो तो अगर आप सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन में आपका 10 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो आप जियोटेक इंजीनियर क्लास 1 के लिए भी एलिजिबल हो। तो देखिए, और उसके बाद देखिए आता है आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट का एक अलग सा रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, ये कोई एलबीएस वगैरह में नहीं आता है। जो आर्किटेक्ट पढ़ाई किए हैं उनके लिए अलग सा एक लाइसेंस होता है। तो आर्किटेक्ट वाला रजिस्ट्रेशन पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आर्किटेक्ट बाय काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, वहां से जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को मिलता है, आप शायद आप अगर आर्किटेक्ट पढ़ाई की है आप जानते होंगे डेफिनेटली, तो उसमें आप अप्लाई करके आप इस लाइसेंस को ले सकते हैं और आप म्यूनिसिपल वगैरह जो कॉर्पोरेशन वर्क होता है वहां पर आप काम कर सकते हैं। अभी देखिए स्ट्रक्चरल रिव्यूअर, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी का एक लाइसेंस होता है। अगर ये लाइसेंस आपके पास है तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में चाहे उस बिल्डिंग का कितना भी हाइट हो, हर जगह पे आप काम कर सकते हो। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मतलब आपको एमटेक होना होगा, एटलीस्ट 10 इयर्स एक्सपीरियंस, 10 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सेक्टर में। डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, हैविंग एक्यूरेट नॉलेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एनालाइजिंग, मतलब कि आपको जो स्टैट, डीटैब्स वगैरह जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको नॉलेज होना होगा। 10 इयर्स का स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस रहना होगा, तब जाके आप एक स्ट्रक्चरल रिव्यूअर बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप सब बोलते हैं सर अभी सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है क्या? नहीं है। तो मैं यही बोलता हूं, अगर आप देखिए कहां पर आप उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर आप एज ए साइट इंजीनियर काम कर सकते हैं तो आपका डेफिनेटली कोई काम आने वाला नहीं है। जो स्ट्रक्चरल सॉफ्टवेयर होता है, स्टैट वगैरह, ईटब्स वगैरह, ठीक है, सैप वगैरह, ये सब कोई काम नहीं आने वाला है। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चरल रिव्यूअर या फिर रिव्यूअर अगर बनना चाहते हैं जो हाईएस्ट कैटेगरी का लाइसेंस है, तब जाके आपका जरूरत है। अदरवाइज आप काम करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है।
क्योंकि वहां पर सिर्फ एक्सपीरियंस ही काम आता है। कोई स्ट्रक्चरल फॉर्म में आप काम कर चुके हैं तो उसका ही आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये हो गया दोस्तों पूरा के पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप लोगों को मैं बता दिया। तो मोटा मोटी अगर आप मैं बोलना चाहूंगा, आप बीटेक कर चुके सिविल इंजीनियरिंग में या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, तो आप हाईएस्ट लेवल जो लाइसेंस होता है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा है तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं फ्रेशर हूँ, किस तरह से मैं काम कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप फ्रेशर है तो कम से कम 2 साल आप जॉब कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट लीजिए। आपका एरिया में जिनके पास लाइसेंस है, जो भी सिविल इंजीनियर से आर्किटेक्ट है जिनके पास लाइसेंस है, आप उनसे साइन करवा सकते हैं, उनके अंडर में काम कर सकते हैं। उसके बाद आप उस लाइसेंस को अपना म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर निगम में सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कुछ साल काम कीजिए, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और उस एक्सपीरियंस को दिखा के आपके पास लाइसेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेशर के लिए टिप्स। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ एलबीएस के बारे में जितना भी आपके पास कंफ्यूजन था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, इस लाइसेंस को पाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका नाम लिखिए और क्या प्रॉब्लम आपको हो रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो के साथ बने रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।